बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है। और अब चैंपियन ट्रॉफी करीब है, लेकिन उससे कबल अब बहुत से खदशात जो इससे कबल बातें हो रही थी कि क्या इंडिया की टीम में पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने आएगी या नहीं, अब भी खदशात बाकी हैं। और अब नई खदशात में एक खदशात इंडिया की टीम ने सामने जाहिर कर दिए हैं सिक्योरिटी रीज़न का। और अब क्या पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने इंडिया की टीम आती है या नहीं, इस पे तो हम अपने शो में बात करेंगे। और साथ साथ क्योंकि तीसरे टेस्ट से मैच का अब आगाज होने वाला है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे अपने शो के अंदर। पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, और जहां पर पाकिस्तान ने 152 रन से शिकस्त दी मुल्तान की विकेट पर। और यहां पर पाकिस्तान ने जिस तरह कामयाबी हासिल की, जिस तरह पाकिस्तान के दोनों स्पिनर्स ने बॉलिंग की है, हम उम्मीद करते हैं कि जब पिंडी में तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा तो वो विकेट भी स्पिनर्स को हेल्प आउट करेगी। और क्या तब्दीलियां होनी चाहिए टीम के अंदर, और क्या मैच जीतने के बाद अपनी जो गलतियां हैं उस पर पाकिस्तानी टीम काबू पाने में कामयाब होगी, या कुछ तब्दीलियां टीम के अंदर नजर आएंगी, सब कुछ हम बात करेंगे अपने शो के अंदर। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इस वक्त सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, हैदराबाद से ताल्लुक है, सैयद मोहम्मद नदीम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सैयद नदीम साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि अब से कुछ दिनों के बाद पिंडी में टेस्ट मैच का आगाज हो जाएगा, लेकिन उससे कबल खबरें जो ये चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से आ रही है इंडिया की टीम के हवाले से, और सिक्योरिटी रीजन उन्होंने बड़ा सामने रख दिया है। पाकिस्तान में इस वक्त हालात नाखुशगवार हैं और सिक्योरिटी शायद उनके मुताबिक नहीं है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन दुनिया की जो तमाम टीमें वो पाकिस्तान आने के लिए अपनी आमद का इजहार कर चुकी हैं। लेकिन यहां पर वही हमेशा की तरह कुछ ना कुछ मसाइल इंडिया की टीम पैदा करती दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे इस पे? देखें शरद भाई, ये तो इंडिया का पूरा इम्तियाज है कि वो हर जगह पाकिस्तान को लेट डाउन करेंगे, ठीक है ना। वो कभी कोई रीजन देंगे, कभी क्या रीजन देंगे, और वो कोई दुनिया के मोतबर कौन थोड़ी हैं। आप देखेंगे वो उनका रहन सहन कैसा है, 70% लोगों के पास उनके वहाँ जो टॉयलेट नहीं है, और उनकी बातें जो है वो ऐसे पूरी दुनिया की टीमें आ रही है भाई। इंग्लैंड आ रही है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, वेस्ट इंडीज और दीगर मुल्क आ रहे हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, साउथ अफ्रीका है। तो आप ये देखें कि इनको सिर्फ आना चाहिए कुछ ना कुछ कि जो है कुछ ऐसा हो जाए कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से चली जाए। एक तो पाकिस्तान को ये बड़े टूर्नामेंट लेने नहीं देते हैं, जैसे वर्ल्ड कप हो गया, T20 वर्ल्ड कप हो गया, या 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप है, वो टूर्नामेंट में भी अपोज करते हैं वहाँ पर ICC में बैठकर, क्योंकि ICC में डोमिनेट करते ही हैं। तो इंडिया को चाहिए कि भाई खेल और ये पॉलिटिक्स और ये दीगर चीज़ों को अलग अलग सेपरेट करें। और मुझे तो हैरत होती है इनके क्रिकेटर्स के ऊपर, गौतम गंभीर है या दूसरे तीसरे जो हरभजन सिंह जैसे क्रिकेटर हैं, वो भी जो है वो बात करते हैं, पहले पॉलिटिक्स की बात करते हैं, फिर जो कहते हैं कि जो वो वहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल है। चलो, हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहिए एक और सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, और हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं जाफर हुसैन साहब। जाफर साहब, अभी सैयद नदीम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, आप भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। नदीम साहब कह रहे हैं कि जहां वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारत की टीम मुख्तलिफ नुख्ते पे उंगलियां उठा रही है, खदशात जाहिर कर रही है पाकिस्तान ना आने की चैंपियन ट्रॉफी में, तो आपको क्या लगता है कि हमेशा की तरह एक दफा फिर कोई न्यूट्रल मुकाम पर जो है पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच खेलेगा, या फिर इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा 2008 में एशिया कप हुआ था, और उसमें इंडियन टीम आई थी महेंद्र सिंह धोनी की क़यादत में, और बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ था पाकिस्तान में, खासतौर पे कराची में। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि जो वर्ल्ड कप हुआ है जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका और इंडिया के तो आपस में मिलके जो है ना इनके यहाँ पे जो टूर्नामेंट हुए थे अभी रिसेंटली, तो उसमें भी पाकिस्तान इंडियन टीम नहीं आई। तो मसला ये है कि जो पाकिस्तान की जो एक लाहे अमल है किस तरीके से लेके जाना, क्योंकि हमने देखा 2004 में पाकिस्तान टीम इंडिया भी गई और इंडियन टीम पाकिस्तान भी आई, तो ये रिलेशन जो था ये बड़ा अच्छा चल रहा था। और यही बात थी कि जिस तरह वजीर आजम और खासतौर पर पाकिस्तान के सदर होते हैं, जिस तरह एक पूरी
पॉलिसी बना के जो है ना वो क्रिकेट डिप्लोमेसी के तहत जो है ना वो शुरू करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है ये काफी अरसे से बंद है। 2008 के बाद ये 2000 मेरे ख्याल में 13 के बाद जो है ना पाकिस्तान टीम वहां पे भी नहीं गई और ना ही कोई 2008 के बाद पाकिस्तान इंडियन टीम आई है। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट डिप्लोमेसी बनानी पड़ेगी जो कि गवर्नमेंट को बनानी चाहिए और इस तरीके से लेके चलना चाहिए कि कैसे लेके जाना है, किस तरीके से अपने जो है ना वो हरीफ टीम और हरीफ मुल्क को लेकर पाकिस्तान आना है। ये पूरी एक पॉलिसी बनती है। इस पॉलिसी पे क्या काम हो रहा है ये अभी तक दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी सर पर है। मेरी बात हुई थी यहाँ पे नसीम अशरफ साहब जो कि साबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। 2008 में जो एशिया कप पाकिस्तान में हुआ था जिसमें इंडियन टीम बिल्कुल वहां पर मौजूद थी और बड़े अच्छे टूर्नामेंट खेले थे, बड़े अच्छे मैचेस खेले थे। तो मेरे ख्याल में ये नसीम अशरफ से ही हमारी बातचीत चल रही थी कि जिसमें उन्होंने कहा कि क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है ना उसकी कमी दिखाई दे रही है और क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो किस तरीके से चल रहा है ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल में ये जो सारी चीजें हैं इनको लेके कैसे चलना है। अच्छा जाफर हुसैन साहब, मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा क्योंकि बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। आप समझते हैं थोड़ा सा कमजोर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सामने? भाई अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कब मजबूत रहा है इंडियन बोर्ड के सामने? मुझे तो कभी भी दिखाई नहीं दिया इतने 24 साल में 25 साल में मुझे। लेकिन जो भी चेयरमैन आता है जाफर हुसैन साहब, जो भी चेयरमैन आता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो बड़े दावे करता है कि हम इंडिया को जो है लेकर आएंगे, हम अगर वो पॉलिसी खेलते तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन आखिरी में हम मजबूरन हम यही देखते हैं कि हमें जो है उनके फैसले को मानना पड़ता है। बिल्कुल घुटने टेकने पड़ते हैं। यही चीज मैं देखता हुआ आ रहा हूँ अपने पूरे कैरियर में सहाफत के। लेकिन मसला ये है यहाँ पे कि जो आपकी पॉलिसीज बनती हैं वो अभी तक दिखाई नहीं दे रहे। देखें राजीव शुक्ला भी जो है ना वो आपके पाकिस्तान आ चुके हैं, इंडियन बोर्ड के सदर भी हैं और आईसीसी में भी हैं। तो आप मजबूत का तो छोड़ ही रहे ना कि पाकिस्तान कितना मजबूत है। पाकिस्तान जब मजबूत था, पाकिस्तान के जो जहीर अब्बास साहब थे, एहसान मानी साहब थे, उस टाइम आईसीसी के चेयरमैन भी लगे, उस टाइम ये चीजें नहीं हो सकी तो अब कैसे होंगी? बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने जाफर हुसैन साहब कही है। इसी पे मैं सैयद नदीम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, उनसे भी ये जरूर पूछना चाहूंगा कि उस वक्त क्यों नहीं पाकिस्तान मजबूर कर सका इंडियन की टीम को कि ये पाकिस्तान में आके टेस्ट सीरीज खेले। और इसी पे नदीम साहब क्या कहेंगे? जाफर हुसैन साहब कह रहे हैं कि एक वक्त था कि आईसीसी की चेयरमैन के हैसियत से जो है ज़हीर अब्बास साहब भी मौजूद थे, लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान को कोई सीरीज नहीं मिल सकी। आप समझते हैं कि यहाँ पर कमजोरियां शायद हमारे अपने लोगों की है? देखिए शहजाद भाई, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं आपको कि जो आईसीसी को जो रन कर रहे हैं 70% जो स्पॉन्सरशिप मिलती है वो मिलती है इंडियन मार्केट से। अब आप बताएंगे तो वो तो नाराज करना ही नहीं चाहेंगे कभी भी इंडिया को कि भाई जो वो इंडिया नाराज हो या कोई ऐसे मामला हो। फिर इंडिया ने जो आईपीएल कराया उसके बाद दुनिया के तमाम क्रिकेटर, तमाम जो लेजेंड प्लेयर हैं, उन सबको जो है मतलब मुंह मांगी रकमें दे रहे हैं, वो पैसा दे रहे हैं, तो वो तमाम लोग उनके हक में हो जाते हैं। अब हमें क्या चाहिए? हमें देखें जो आपने बताया ना कि ज़हीर अब्बास साहब और एहसान मानी साहब, तो ये जो चेयरमैन की सीट होती है ये कोई इतना पावरफुल सीट नहीं होती है, सिर्फ एक जस्ट फॉर जैसे चेयरमैन, उसमें ज्यादातर काम जो है वो सीईओ का होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वो इन चीजों को देख रहे होते हैं कि टूर किस तरह अरेंज करना है और ये जो दीगर मुल्कों को कैसे बुलाना है या कौन सा टूर्नामेंट कहाँ होना है। तो वो पोस्ट आज तक पाकिस्तान को कभी मिली नहीं है। वो ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया के पास रही या साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड या इंडिया, इनके जो प्लेयर्स हैं या जो इनके लोग हैं वही इन सीटों पर काबिज रहे हैं हमेशा से, काबिज नजर आ रहे हैं। और इसी पे जाफर साहब से भी बात करूंगा क्योंकि दोनों ही यही कह रहे हैं। एक जानिब आपने कहा कि हमारे पास वो पोस्ट नहीं आई, वहाँ पर हम चेयरमैन कैसे तो काम कर रहे हैं, लेकिन निचली सतह पर जो पोस्ट है जो टूर्स के लिए बाकायदा टीम के लिए चल रही होती है उस पर हम नहीं कर रहे। जाफर हुसैन साहब यहाँ बात हो रही है थोड़ी सी निचली सतह पर, और वहाँ ये कह रहे हैं नदीम साहब है कि वो पोस्ट अब तक हमें पाकिस्तान की जो टूर्स के हवाले से होती है वो हमारे पास नहीं मिली, और जिसकी बिना पर शायद हम ये जो टूर्स के मामला होते हैं वो हल होते हुए नजर नहीं आए। देखिए बात यह है
कि वो पोस्ट की तो खैर आप छोड़ दें, इस टाइम जो आपके जनरल मैनेजर हैं वसीम खान, जो पाकिस्तान के साबिक CEO भी रह चुके हैं, और आप इससे अंदाजा लगा दें कि इस टाइम ICC में होने के बावजूद वो कैसे कायल करते हैं इंडियन टीम को यहाँ पे लाने के लिए, क्योंकि ये बड़ा एक, आपको मैंने कहा ना कि एक पॉलिसी बनानी पड़ती है। आप इतने मजबूत है नहीं ICC मेंबर्स में, 108 मेंबर हैं, उसमें आपकी जगह कहाँ है? क्योंकि आप तो ये है कि ICC की मेन टीमों में शामिल हैं, आपकी शुरू की जो 8-10 टीम है उसमें शामिल हैं आप, और इसके अलावा भी आप जो पाकिस्तान की पॉलिसी है वो दिखाई नहीं देते। तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम जो है ना वो अगर आ भी गई तो बड़ी मुश्किल से एक आध मैच खेलने आ जाएगी, अदरवाइज पूरा टूर्नामेंट खेलना इस सिचुएशन में वो दिखाई नहीं दे रहा। चलें, आप बड़ी आगाही दे रहे हैं कि पूरा टूर्नामेंट खेलना उनके लिए मुश्किल दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान में खेलना। और वो कह रहे हैं जाफर हुसैन साहब के एक मैचेस के लिए या 1 से 2 मैचेस के लिए तो पाकिस्तान आ जाए, लेकिन मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में मैचेस चैम्पियन ट्रॉफी की नहीं खेलते दिखाई देंगे, कोई न्यूट्रल मुकाम पर ज़रूर वो मैच खेलते हुए दिखाई देंगे। सही नदीम साहब, क्योंकि चलें ये तो चैम्पियन ट्रॉफी की बात हो गई, थोड़ी सी बात कर लें। पाकिस्तान ने फतह हासिल की है, काफ़ी बड़ी फतह है पाकिस्तान की अगर देखें टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और जिस किस्म की पाकिस्तान के दोनों बॉलर्स ने बॉलिंग किया है, और जिस तरह हम बात करते रहे माजी में भी अपने शो में भी कि यहाँ पर हमें माजी हम जिस तरह स्पिनर से मैचेस जीता करते थे, अगर स्पिन विकेट बनाएंगे तो कामयाब रहेंगे। पाकिस्तानी बैटर्स तो 40-50-100 की इनिंग खेली जाते हैं, इतना तो हम कर लेंगे, लेकिन स्पिनर कमाल कर देते हैं। यासिर शाह भी कमाल की बॉलिंग किया करते थे, उस मुश्ताक अहमद भी, सईद अजमल, मुश्ताक अहमद, बड़ी बड़ी है हिस्ट्री पाकिस्तान की स्पिनर से, और पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार स्पिनर से फतह हासिल की है। तेज बॉलर्स का रेशो अगर देखें तो बेशक पाकिस्तान में दुनिया के सबसे तेज तरीन बॉलर भी रहे हैं, फिर सुनकिन सुल्तान, वसीम अकरम भी हमारे साथ थे, शोएब अख्तर भी पाकिस्तानी टीम के साथ मुंसलिक रहे, लेकिन पाकिस्तानी टीम ज़्यादातर फतूहात स्पिनर्स की बदौलत हासिल करती रही। आप समझ रहे हैं कि जो हमने 2-3 सीरीज के लिए जो बहुत से तजुर्बे करते रहे कि हम फास्ट विकेट तैयार कर रहे हैं, बैटिंग विकेट बना रहे हैं, लेकिन आखिर में हमने वही काम किया, फिर स्पिन ट्रैक बनाया और इस पे हम कामयाब हो गए। तो हमें सब कुछ भूलकर होम सीरीज के अंदर जो है स्पिन ट्रैक बना लें तो हम ज्यादा सूदमंद साबित रहते हैं। बिल्कुल देखें भाई, जब से पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें टेस्ट मैचेस में कि ज्यादातर जो रोल रहा है टेस्ट मैचेस में वो स्पिनर्स का बड़ा रोल रहा है। आप इकबाल कासिम को देख लें या अब्दुल कादिर को देख लें, मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, ये कितने नाम हैं जो मैं यहाँ पे ले भी नहीं सकता। तो वो हमारे जो बॉलर थे, स्पिनर थे, उन्होंने दुनिया में एक मकाम भी बनाया और पाकिस्तान की फतवाहत में अहम रोल भी अदा किया। और हमारा जो ये एनवायरनमेंट है एशियन कॉन्टिनेंटल, ये स्पिन बॉलिंग को ही सूट करता है। जो वेदर है, जो यहाँ की पिचेज हैं, जो सॉइल है, तो इनको पहले ही चाहिए था कि ये इस किस्म की पिचेज बनाते हैं। हमारे पास जो फास्ट बॉलर है वो तो मुकम्मल फिट ही नहीं है कि जो वो उनकी फिटनेस आप देखेंगे आमिर जमाल की आ रहा है कि आमिर जमाल भी अनफिट हो गए हैं, वो नसीम शाह भी अनफिट थे, शाहिन शाह अफरीदी भी अनफिट थे। तो आपके पास तो वो जो है वो फास्ट बॉलर उस तरीके से फिट भी नहीं थे। तो अब ये कि फील्डिंग के अंदर भी इनको चाहिए कि इसी किस्म की पिच बनाए ताकि जो पाकिस्तान ये सीरीज जीत सके। बिल्कुल सीरीज जीत सके। नदीम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रहिए और जाफर हुसैन साहब की तरफ चलते हैं। जाफर साहब, जीत के बाद हम समझते हैं बहुत सी खामियां हम भूल जाते हैं अपनी, और अगर हम देखें तो अब तक टेस्ट क्रिकेट के अंदर अगर हम हिस्ट्री न्यूजीलैंड से शुरू करें, ऑस्ट्रेलिया से शुरू करें और फिर बांग्लादेश और फिर अब इंग्लैंड के खिलाफ हमारे ओपनर्स रन नहीं कर रहे। और मैं अगर थोड़ी सी बात कर लूं, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ओपन कर रहे हैं, साइम को भरपूर तौर पर मौका मिल रहा है, डग आउट पे बैठे हैं, मोहम्मद हुरैरा नौजवान है, डोमेस्टिक सीजन में रन के अंबार लगा चुके हैं, ट्रिपल सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं, डबल सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं, और उनका शायद अब राइट भी बनता है कि उन्हें मौका दे दिया जाए। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है तीसरा टेस्ट मैच, क्योंकि पाकिस्तान की टेस्ट रैंकिंग भी थोड़ी बेहतर होगी। आप समझते हैं इसमें थोड़ा सा सीनियर प्लेयर्स पे अगर हम थोड़े से बैक पे चले जाए, और डोमेस्टिक सीजन में अच्छे रन कर रहे हैं पाकिस्तान के लेफ्ट हैंड बैट्समैन है इमामुल हक, अगर है क्योंकि अब से कुछ दिन कबल है उन्हें भी लाहौर हाई परफॉर्मेंस सेंटर बुला लिया गया था, उनके भी फिटनेस टेस्ट लिए गए। तो आप समझते तीसरे टेस्ट के लिए अगर इमामुल हक को आप टीम में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि मुकम्मल तौर पर ना ही साइम रन कर रहे हैं ना ही अब्दुल्ला रन कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर हुरैरा के साथ इमामुल हक को टीम में शामिल करके ओपन कराया जाए तो सूदमंद साबित हो सकता है। देखें शहजादा मोइन, अभी तो साइम को ज्यादा मैचेस मौका ही नहीं मिला खेलने का, और मेरे ख्याल में
लास्ट इनिंग्स जो इन्होंने खेली है 26 रन किए हैं लास्ट इनिंग में। जी जी, उसके अलावा सेकंड इनिंग्स में जो है ना उन्होंने 26 रन किए हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले इनिंग में उन्होंने 77 रन किए थे और दूसरी इनिंग्स में 22 रन किए हैं। लेकिन मकसद ये है कि देखें आप, ये बार बार की तब्दीली भी जो है ना नुकसानदेह साबित होती है। अब आप ये देख लें कि किंग आपके जो है ना हमारे सबके बाबर आजम को बिठाया गया और उनकी जगह कामरान गुलाम को मौका दिया गया। बहुत अच्छी इनिंग्स खेली उन्होंने, पहले इनिंग्स में सेंचुरी मारी, दूसरी में 26 रन बनाए। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा ऑप्शन था कि इनको पहले 2 साल पहले 3 साल पहले चांस मिल जाता। लेकिन पाकिस्तान में खास तौर पे जो चांसेस मिलना है बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से मैं बात करूंगा इमाम उल हक की, जिनका जिक्र आप कर रहे हैं। देखिए उनकी वनडे में शानदार रैंकिंग है, लेकिन वनडे मैचेस कम हो गए। यही बात होती है कि जब आपके T20 के प्लेयर टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं तो वनडे का प्लेयर टेस्ट मैच क्यों नहीं खेल रहा? मकसद ये, तो आप इतने अरसे से जो हम शोर कर रहे होते थे कि भाई हर टीम T20 और टेस्ट और वनडे की टीम अलग होनी चाहिए, तो ये बनाने में इनको क्या मुश्किल थी? अभी भी तो वही कर रहे हैं ना। अभी आपने बाबर को बिठा दिया, शाहीन को बिठा दिया, इट्स मीन के भाई ये जो है ना, आपने फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट तो पूरा बैठा दिया। आप देखिए ये तब्दीलियां एकदम से नहीं की जाती है। अगर आपने स्पिनर्स को खिलाना ही था तो पहले खिला लेते। पहले क्यों नहीं शान मसूद की चली भाई? अब कैसे चल रही है? और मैं कहता हूँ जब बाबर आजम बैठ सकते हैं तो अगले मैच में शान मसूद खुद बैठ जाए और इमाम उल हक को खिला दे। मेरा मकसद ये है कि खुद बैठ के भी खिला सकते हैं ना इमाम उल हक को, उनकी भी जगह नहीं बन रही, वो भी स्कोर नहीं कर रहे। आपके बाकी प्लेयर जो साइम की बात कर रहे हैं आप, वो उसने तो फिर भी पिछले टेस्ट में मार दी सेंचुरी के अराउंड। तो सेंचुरी तो शान भी मार चुके हैं, 156 रन की बारी खेल चुके हैं शान भी। तो वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, तो इस तरह एक इनिंग्स में चलना दूसरी इनिंग्स में नहीं चलना, ये कोई नहीं बात होती। अच्छा जाफर हुसैन साहब, बड़ी अच्छी बात आपने कही, एक इनिंग में और दूसरी इनिंग में नहीं है। तसलसल पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट के अंदर बैटर्स का नजर नहीं आ रहा है। क्या वजह है कि आप समझते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलने की बिना पर आप समझते हैं वो तसलसल नहीं आ रहा, वो एग्रेसिव इनिंग लंबी बारी नहीं खेल पा रहे? क्योंकि अक्सर हमने देखा भी, साइम की मिसाल आपके सामने है, साइम रन जरूर कर रहे हैं, छोटे छोटे रन जरूर कर रहे हैं, लेकिन टेम्परामेंट उनके अंदर शायद लंबी बारी का नजर नहीं आ रहा। अच्छे बैट्समैन है, अच्छा स्कोर करते हैं, खुल के शॉट खेलते हैं, अपने बॉलर्स को बेबस कर देते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर आप समझते हैं कि लंबी बारी लेनी पड़ती है। जिस तरह हम, क्योंकि बात कामरान गुलाम की कुछ देर कबल आप भी कर रहे थे, उन्होंने जो मौका मिला उसका फायदा भी उठाया उन्होंने, तो आप समझते हैं कि अगर वो डोमेस्टिक सीजन मजबूती से खेलते रहे, तमाम मैचेस खेलते रहे, तो वहां से टेम्परमेंट आ जाता है। जिस तरह मिसाल मैं आपको सिर्फ दे दूं, साजिद और नुमान की मुसलसल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे हैं, ये उसका फायदा उनको होम कंडीशन में नजर आया कि पिच का इस्तेमाल किस तरह करते हैं, तो वो फायदा यहां नजर आ रहा है जब वो टीम में शामिल होते हैं। तो इसी तरह अगर वो डोमेस्टिक बैटर्स रन करते रहेंगे तो उनके अंदर टेम्परमेंट आएगा कि लंबी बारी किस तरह खेलते हैं, किस सिचुएशन में लंबी इनिंग को करते हैं। तो आप समझते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट का बड़ा फायदा होता है? बिल्कुल फायदा होता है। डोमेस्टिक क्रिकेट देखे ना, ये सारे मैचेस पाकिस्तान की सरजमीन पे ही हो रहे हैं ना, तो अगर आप डोमेस्टिक आपने अच्छी खेली होती, डोमेस्टिक में मैचेस खेले होते, तो मेरे ख्याल में और अच्छी परफॉर्मेंस होती और अच्छी आपको कंडीशंस और खास तौर पे पिचेस का अंदाजा होता और बॉलर्स का पता चलता। तो मेरे ख्याल में ये चीजें नजर आ रही हैं। अब आप देखें इंग्लैंड के बैट्समैन को देखिए, वो किसी भी कंडीशन में अपने आप को परफॉर्म करवा लेते हैं। मकसद ये है कि आप देखें जो रूट ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी, मेरे ख्याल में 200-250 से ज्यादा रन उन्होंने बनाए। इसके अलावा आपके हैरी ब्रॉक ने 317 रन बनाए। ये भी तो प्लेयर है ना। तो हमारे प्लेयर 50, 60, 26 रन और इससे ऊपर जा ही नहीं रहे यार। एक इनिंग्स में सेंचुरी मार दी तो समझते हैं कि बहुत बड़ा कारनामा है भाई। टेस्ट अब जो है ना, आपके हर लाजमी टेस्ट में आपके सेंचुरी प्लस होने चाहिए और 1-2 प्लेयर की लाजमी सेंचुरीज लगनी चाहिए टेस्ट मैचेस में। तो टेस्ट मैच कोई आसान बात नहीं होती। 4 दिन 5 दिन खड़े होके खेलना बड़ा मुश्किल होता है। ये टेम्परामेंट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो टेम्परामेंट है कंडीशन का, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। कोई ऐसा प्लेयर, मैं कहता हूँ बाबर आजम के अलावा कोई ऐसा प्लेयर मुझे नहीं दिखाई देता जो कि टेस्ट मैच का बेहतरीन प्लेयर हो, जो कि बाबर आजम तो खुद परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बाबर आजम खुद डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं कर रहे हैं। अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ी सी पाबंदी इन पे लगा दी कि कायद आजम ट्रॉफी खेलने भाई जाकर और थोड़ा सा रन कर लें वहां पर। देखिए बिल्कुल
रन करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कोई बड़ी इनिंग्स खेलने वाले प्लेयर की आप बात कर रहे थे, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ भाइयों मेरे। आपको डोमेस्टिक के तो पहली फुर्सत में खेलनी चाहिए, बाबर आजम को भी खेलनी चाहिए। अभी वो फॉर्म में नहीं है, सिंपल सी बात है, फॉर्म चली जाती है। जब मुसलसल 5, 6, 7 साल आप मुसलसल खेल रहे हो, कोई एक मैच मिस नहीं कर रहे, कोई एक मिस नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली फिर ये कंडीशन तो होगी। बिल्कुल ये कंडीशन होगी। जाफर हुसैन साहब चले आप भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ही मौजूद रहे। नदीम साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। नदीम साहब क्या कहेंगे, जिस तरह मैंने जाफर साहब से कहा डोमेस्टिक सीजन कितना इंपॉर्टेंट होता है खिलाड़ियों के लिए, और जो खिलाड़ी डोमेस्टिक से मंझ कर आता है, और हम देखते हैं उसकी मिसाल है सऊद शकील, उसकी मिसाल फवाद आलम है, उसकी मिसाल नोमान है, उसकी मिसाल साजिद है, तो आप समझते हैं कि वो आगे परफॉर्म कर रहे होते हैं। कामरान की मिसाल करंडली है, तो आप समझते हैं डोमेस्टिक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है खिलाड़ी को बनाने में। बिल्कुल डोमेस्टिक का बड़ा रोल है। आप ये देखें कि जब प्लेयर डोमेस्टिक सीजन पूरा खेलता है तो वो अपनी फिटनेस को भी प्रूव करता है, और एक सर्टन लेवल ऑफ जो वो अपनी परफॉर्मेंस है वो भी देता है कि उसके अंदर डोमेस्टिक के अंदर इंटेंसिटी बहुत आ जाती है कि आप मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं, मुख्तलिफ ग्राउंड पर खेल रहे हैं, मुख्तलिफ बॉलर जो है उनको फेस कर रहे हैं, और बॉलर जो है मुख्तलिफ बैट्समैनों को फेस कर रहे हैं। तो ये डोमेस्टिक का जो अभी मैं इसमें जो है मोहसिन नकवी साहब और ये अब्दुल्ला खुरम नियाजी साहब और नदीम खान साहब, इनका मैं जो इनको कहूँगा कि जो है भाई ये जो आपने स्टेप लिया है इसको कंटिन्यू रखें, और डोमेस्टिक के अंदर जो है वो मैंडेटरी कर दें कि तमाम प्लेयर जो है वो डोमेस्टिक जो है वो खेलें और फिर पाकिस्तान के लिए आकर खेलें। उसे देखिए ना फायदा होता है ना। अभी आपके सामने है, आपने खुद ही नाम लिए, कितने नाम लिए, साजिद का नाम लिया, नोमान अली का लिया, सऊद शकील का लिया, जाहिद मौजूद है। जाहिद भी डोमेस्टिक रेगुलर क्रिकेट खेलते रहे हैं, कुछ टेस्ट मैच में उनको पूरा मौका नहीं मिला। जब मौका मिलेगा वो भी अपनी कार्ड दिखाएंगे बिल्कुल बॉलिंग की। बिल्कुल बिल्कुल जाहिद जो है वो अभी देखे ना आपके पास अच्छे स्पिनर तो पाकिस्तान में बहुत कम देखने में नजर आ रहे हैं। अब 2-3 ये लोग ही बचे हैं, जाहिद महमूद हो गए, नोमान अली है, साजिद खान है, या शादाब पहले खेले करते, यासिर शाह फिट हो गए तो उसके बाद दोबारा आए नहीं। हालांकि उन्होंने फास्टेस्ट 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड कायम किया था कम टेस्ट में। तो जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको भी हमने जो है बनाना भी है और बचाना भी है, उनकी फिटनेस का भी ख्याल रखना है, उनको लेकर चलना है, उनकी जो है केयर करनी है। अदरवाइज फिर आपके पास जो ये बहुत बड़ा खला आ जाएगा और फिर वो पुर नहीं होगा कभी भी। चले पुर नहीं होगा कभी भी, बहुत मुश्किल दिखाई देगा। इस किला को पुर करना है और हमेशा क्रिकेट जारी रखनी है। डोमेस्टिक सीजन को भरपूर तौर पर जारी रखने की ज़रूरत है, और इसी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत से ऐसे इवेंट है, कराची में भी करा रहा है, पूरे पाकिस्तान में भी करा रहा है। उसकी ताज़ा मिसाल अगर देख लें तो ग्रास रूट लेवल से इंटर यूनिवर्सिटी HSC के साथ वो बाकायदा ताउन के साथ है, एक इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में भी खेला जा रहा है, और पाकिस्तान यूनिवर्सिटी फिर कराची में भी इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट जारी है, जहां पर अगर हम देखें तो कराची यूनिवर्सिटी की टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। और कराची यूनिवर्सिटी के कप्तान की मैं थोड़ी सी बात करूंगा, फहद अंसारी की, जिन्होंने 123 रन की बारी खेली है मैच में, मुसलसल 2 मैचेस जीतकर कराची यूनिवर्सिटी की टीम फाइनल में पहुंच गई है। इकरा यूनिवर्सिटी की अगर बात करूं तो वहां भी बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी का इकरा यूनिवर्सिटी ने मुजाहरा किया। अपने लास्ट मैच में उन्होंने 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की इकरा यूनिवर्सिटी ने, और वहां पर फाइनल खेलने के लिए वो भी कराची यूनिवर्सिटी से तैयार हो गई है। और यकीन इस टूर्नामेंट में बड़ा फायदा नजर आया, क्योंकि डोमेस्टिक सीजन में अच्छे प्लेयर निकल कर सामने आ रहे हैं। जिस तरह फहद अंसारी ने सेंचुरी स्कोर की 123 रन, इसी तरह कराची यूनिवर्सिटी के, क्योंकि वो कप्तान है, और फिर उसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो फहद नदीम एक और उभरता हुआ सितारा जिसने हैदराबाद से ताल्लुक है, इस नौजवान विकेट कीपर बैटर का बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी इस टूर्नामेंट में दे रहे हैं फहद नदीम, और उन्होंने भी बड़ी तेज तरीन निफ सेंचुरी स्कोर की इस टूर्नामेंट के अंदर। इसी पे जाफर हुसैन साहब से मैं पूछना चाहूंगा, जाफर साहब बात हो रही थी ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट की, डोमेस्टिक सीजन की, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत से इवेंट्स अब करा रहा है, और खासकर 14 साल के बाद हम देखेंगे कि वो जो एक सिलसिला सा रुक गया था मेडिकैम का, टचबी का, क्रिकेट से दूर होने का, 13, 15, 16, 17, 19 वो सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है 14 साल के बाद, और वहां से अच्छे क्रिकेटर्स निकलेंगे। लेकिन अभी मैं आपसे जरूर बात करूंगा इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट की, जो HSC की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ताउन से मुनक्किद हो रही है। कराची यूनिवर्सिटी की टीम फाइनल में, इकरा यूनिवर्सिटी की टीम फाइनल में, क्या कहेंगे, बड़ी जरूरत होती है यूनिवर्सिटी लेवल पर ऐसे टूर्नामेंट के इनेकाद, और उन खिलाड़ियों को हम अक्सर देखते हैं कि उनमें से कुछ ना कुछ टैलेंट निकल कर आता है। 4 से 5 टैलेंट हमें जरूर इस टूर्नामेंट से निकल कर आया है कराची में सामने। इसमें कोई शक नहीं शहजादा मोइन, ये क्रिकेट जो है ना खास तौर पे आपके टैलेंट को उभारने में कामयाब होती है, और ये चीज बिल्कुल कोई 15 साल पहले जो है ना लास्ट
जब मैं सर सैयद यूनिवर्सिटी के साथ यहाँ पे चैंपियन बनी थी पूरे पाकिस्तान में, और ये चैंपियन टीम की एक और जो आपकी जो है वर्ल्ड चैंपियन टीम की जितनी यूनिवर्सिटी की थी उनके दरमियान मैच हुआ था, उसको कवर करने के लिए मैं भी गया था श्रीलंका में, इसका फाइनल टूर्नामेंट खेला गया था। तो मेरे ख्याल में सर सैयद की टीम ने जो है ना वहाँ पे सेमीफाइनल लूज किया था, और उसकी पूरी कवरेज हमने की थी अपने इदारे की जानिब से। तो मेरे ख्याल में इस तरह की जो चैंपियनशिप होती है जितने यूनिवर्सिटीज के दरमियान, इसमें से खिलाड़ियों को मौका मिलता है अपने आप को दिखाने का। यही बात है जिस तरह आपने खिलाड़ियों की बात की, इनका जो है ना जब अखबारों में जाएगा, जब इनकी जो है ना खबरें टीवी पे चलेंगी, तो इनके जो कॉन्फिडेंस है ना उसमें इजाफा होगा। तो मेरे ख्याल में ये चीज जो है ना ग्रास रूट लेवल पे यूनिवर्सिटी, इंटर स्कूल, ये इसकी बहुत ज्यादा कमी दिखाई दे रही थी पिछले कोई 15 सालों में। अब इस चीज को उभारने में, और खास तौर पे जिस तरह आपने मेडिकेम की बात की, जिस तरह माजी में हीनो पार्क थी, माजी में बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज थी जो कि टीम के इनको स्पॉन्सर करती थी, और स्पॉन्सर करके जो ना खिलाड़ी मैचेस दरमियान में हुआ करते थे। तो ये चीजों की बड़ी कमी दिखाई दे रही कि कोई ना कोई ऐसी प्राइवेट कंपनीज जो है ना वो पाकिस्तान के साथ, क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक हों, जहाँ पीएसएल में तो सब होती है, क्योंकि पीएसएल तो एक शशका है, उस शशके में जो है ना सारे आ जाते हैं कोई 1 महीने 1.5 महीने के लिए, लेकिन आपको पूरे साल क्रिकेट को लेके चलना होता है। आप उस पूरे साल को जब क्रिकेट को नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आप पीएसएल को चमकाते रहेंगे, पैसा ही कमाते रहेंगे, तो आपका टैलेंट जाया होता रहेगा। यही वजह है कि आपको जो है ना हमारी क्रिकेट अब इतनी पीछे हो गई है कि अगर आप टेस्ट की बात करें तो बाबर आजम 4,000 रन के करीब पहुंच चुके हैं, 3 रन उनको चाहिए, और उन्होंने 55 मैचेस खेले। और उसके बाद सरफराज अहमद हैं जिन्होंने 54 मैचेस खेले और उनके 3,000 प्लस रन है। लेकिन आप उसके बाद देखिए रेशो कहाँ पे, उसके बाद 1,000 रन का कमी है, 2,000 रन जो है ना वो फिर उसके बाद आते हैं कि किसी खिलाड़ी के हैं, ईशान मसूद के हैं, फिर आपके जो है रिजवान के। तो इतना बड़ा गैप जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी वजह से दिखाई दे रहा है कि हमारा जो एक रेशो था खेलने का उसमें कमी आई है। चले कमी आई है, इसी पे थोड़ी सी नदीम साहब से भी बात करना चाहूंगा इस इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से। नदीम साहब क्या कहेंगे, कितना अच्छा साइन है ये एचएससी और यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ताउन से जो ये टूर्नामेंट मुनक्किद हो रहा है? शहजाद भाई, सबसे पहले तो आपको एक पढ़ा लिखा जो है वो क्रिकेटर मिलेगा। अगर इंटर यूनिवर्सिटी से प्लेयर आते हैं तो जो उनकी हमारे प्लेयर की अक्सर देखा होगा आपने, एजुकेशन में भी कमी होती है। और दुनिया के अंदर जो है आप देख लें, ओलंपिक के बाद अगर सेकंड जो मुकाबले टफ कंपटीशन जो होते हैं वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के होते हैं, और वहीं से जो है लड़के जो है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है कि हायर एजुकेशन कमीशन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इश्तराक से ये टूर्नामेंट पूरे पाकिस्तान में एक साथ शुरू हुआ है। हमारे हैदराबाद में भी शुरू हुआ है, फिर सक्खर में भी खेला जा रहा है, कराची में भी है, फिर पेशावर, मुख्तलिफ मकसद शहरों के अंदर ये टूर्नामेंट मुनक्किद किया जा रहा है। इससे आप डेफिनेटली अच्छे क्रिकेटर्स आपको मिलेंगे और डिसिप्लिन भी सीखते हैं बच्चे। जब आप देखते हैं ना इस लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं तो डिसिप्लिन का भी फुकदान होता है लड़कों में, तो वो यहाँ से भी सीख कर और जो फिर वो आगे जो है पाकिस्तान के लिए सर्व करेंगे। और इंशाल्लाह जो है वो आपको जो है बेहतरीन किस्म की जो है वो 2-3 साल के अंदर जो है वो यूनिवर्सिटी की क्रिकेट भी नजर आएगी। अभी तो ये पहला सीजन है तो कुछ हो सकता है खामियां रह जाएं, कुछ कोताहियां रह जाएं। 2-3 सीजन जब होंगे, ये 2-3 साल गुजरेंगे, तो उसके बाद आपको बेहतरीन जो है वो क्रिकेटर जो है यूनिवर्सिटी के अंदर नजर आएंगे। और इससे एक और फायदा होगा खिलाड़ियों को कि उनको एडमिशन की मद में जो है वो एडमिशन मिलेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती जाएगी, तो वो सबसे बड़ा बेनिफिट है। जी बिल्कुल, देखिए ना ये एक सिलसिला थम गया था कि एडमिशन वगैरह काफी यूनिवर्सिटीज ने वो खत्म कर दिए थे खिलाड़ियों को एडमिशन देना, तो अब वो दोबारा से इस पर गौर भी करेंगे। फिर जब उनको टीमें बनानी होगी तो डेफिनेटली क्रिकेटर्स के साथ साथ दूसरे खेलों के खिलाड़ियों को भी जो है वो इनरोल करेंगे अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। बड़ी अच्छी निशानदेही आपने की है। यहाँ पर माजी में जो चीज़ भूल चुके हैं उसको दोबारा रिवाइव करते हुए हम दिखाई देंगे। जाफर हुसैन साहब, क्योंकि तब्दीलियाँ बहुत हो रही हैं और अब वनडे मैचेस पाकिस्तान ने खेलना है और वनडे के लिए हमारे पास कप्तान मौजूद नहीं है, 3 ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। कुर्रा किसके नाम निकल सकता है, रिजवान के, सऊद शकील के या सलमान अली आगा के? क्योंकि अक्सर मैं आपसे इसलिए सवाल कर रहा हूं कि अक्सर आप जो ये चीज़ हमें बताते हैं ना,
वो 100% दुरुस्त हो जाती है और वही कप्तान बनकर निकल आ जाता है, या इतने स्कोर्स हो जाते हैं। वो सब कुछ हमने अपने शो पे भी, जब हम यहाँ पर आप हमारे साथ शो पे यहाँ तशरीफ रखते थे तो आपसे बहुत सी चीज़ें हमने सीखी, और वो चीज़ें सामने जब आप बयान करते थे और वही तजिया अगले दिन हम देख रहे होते थे, वो सब कुछ सामने होता था। इसीलिए मैं खासकर ये पूछा कि कुर्रा किसके नाम निकलेगा या फिर पैराशूट से कोई कप्तान आ जाएगा? देखिए शहजादा मोइन, ये आपकी अपनी एफर्ट है, आपकी बड़ी मेहनत शामिल है। जिस मकाम पे आज तशरीफ फरमा है उसमें आपकी अपनी मेहनत है। हम तो सिर्फ एक आने जाने वाले एक सहाफी हैं जो कि थोड़ा बहुत तजिया कर देते हैं। सर हमारे काबिल एहतराम है, आप हमारे उस्तादों में से आप हैं। आप जो ये अल्फाज है कह रहे हैं मेरे लिए बड़ी बात है, और आप जिस तरह आप तजिया कहते हैं, मैं तो सब कुछ आपसे सीख रहा होता हूँ, और दीगर जितने भी सीनियर्स हैं मेरी कोशिश होती है कि मैं उनसे सीखूं और वही अपने जहन में नक्श कर लूं। जज़ाकल्लाह, बहुत बड़ी नवाजिश है आपकी। लेकिन ये बताइए कि आपने 3 खिलाड़ियों के जो नाम लिए हैं जरा दोबारा लीजिएगा आपने। सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील, और या फिर पैराशूट। देखिए पैराशूट्स में आने की ज्यादा उम्मीद है। उसका रीजन ये है कि आपका जो है ना वो क्रिकेट बोर्ड खुद ही हिला हुआ है, इस टाइम कितने मुश्किलात में घिरा हुआ है। तो मेरे ख्याल में जो पैराशूट से आने वाली चीज है वो आएगी और आप देखते रह जाएंगे। और जिस तरीके से ये रिजवान की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आप बाकियों की बात कर रहे हैं, बाबर की बात कर रहे हैं, देखिए बाबर तो रिजाइन दे दिया ना, अब तो सलमान अली आगा है, सऊद शकील है, और सऊद क्योंकि वनडे नहीं खेलते इसलिए मैं उन पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। सलमान की परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त है, इसलिए सलमान के नाम कुर्रा निकल सकता है। बिल्कुल, ये देखें मैं समझता हूँ कि जिस तरह सलमान को 7वें नंबर पे लगा के खिलाड़ी सेकंड से परफॉर्म ली, तो सलमान अली आगा जो है ना इस वक्त आपके टॉप 5-6 प्लेयर्स में शामिल हैं जिन्होंने मैच मसली जारीज भी कम खेले हैं, और मेरे ख्याल में कोई 12 मैचेस खेले होंगे। इस तरीके से जो है ना उनके परफॉर्मेंस मेरे ख्याल में बहुत अच्छी है। और अगर आप देखें तो 12 या 21 मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस जो है ना वो कमी नहीं है। अभी भी आप देखें टेस्ट मैच में भी उनकी परफॉर्मेंस है। तो सलमान अली आगा को पीछे रख के क्यों आगे शामिल नहीं कर रहे हैं? हालांकि उनमें टैलेंट बहुत है, हर जगह पे खड़े होने की सलाहियत, और इवन ये कि वो तो डोमेस्टिक में कप्तानी भी कर चुके हैं, करते रहते भी हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप वनडे की अगर आप खिलाड़ियों के जायजा लीजिए तो उसमें फखर जमान जो है ना वो 82 मैचेस खेल के जो है ना 3492 रन बना चुके हैं, और पहले नंबर पे जो है वो बाबर आजम हमेशा की तरह हैं, और उन्होंने 117 मैचेस खेले हैं और 5000 रन 5500 रन मुकम्मल किए हुए। इमाम उल हक का नंबर आता है तीसरा। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि इमाम उल हक ने जब तीसरे नंबर पे वो हैं और 3000 रन प्लस कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल में उनको वनडे में तो जगह बनती है। बड़ी अच्छी बात कही कि अगर थोड़ा सा सीनियर तजुर्बाकार, क्योंकि हमने अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेलनी है, फिर एक बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होना है चैंपियन ट्रॉफी का, उसके लिए बड़ा मुस्तहकम और मजबूत जहन रखने वाला कप्तान जरूर होना चाहिए जो डोमेस्टिक सीजन में भी कप्तानी करता हुआ दिखाई दे। नदीम साहब आपकी क्या राय है? आप समझते हैं इमाम उल हक अगर वनडे के लिए कप्तान बना दिए जाए पाकिस्तान टीम के तो सूदमंद साबित हो जाएंगे, या फिर आप भी मोहम्मद रिजवान या सलमान अली आगा को फेवर कर रहे होंगे? नहीं, मैं तो शहजाद भाई कहूंगा कि मोहम्मद रिजवान को मौका देना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने काफी अरसे जो है वो वाइस कैप्टनशिप भी की है और परफॉर्मेंस भी सबके सामने है। वो तीनों फॉर्मेट में जो वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं और बाबर आजम के नायब भी रहे हैं। फिर वैसे भी जो है उनका एक वसी तजर्बा है, मुख्तलिफ जो है वो फ्रेंचाइज की कैप्टनशिप करने का भी और डोमेस्टिक लेवल पर भी अपनी टीमों की कप्तानी करने का। तो मेरे हिसाब से रिजवान को देने चाहिए। रिजवान जो है काफी एक्सपीरियंस हो गए हैं। चलो रिजवान को देने चाहिए, रिजवान काफी एक्सपीरियंस हो गए हैं। सैयद मोहम्मद नदीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जाफर हुसैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों हजरात हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और बड़ी अच्छी राय और तजिया दे रहे थे हमें आज अपने इस शो के अंदर, और उन्होंने पाकिस्तान टीम के कप्तान के हवाले से भी बात की। जाफर साहब एक जानिब कह रहे हैं कि वनडे को पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जाना है, चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है, थोड़ा सा तजुर्बा रखने वाले हैं, इमाम उल हक को कप्तान बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ नदीम साहब कह रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान बेहतर चॉइस होंगे, लेकिन मेरी अगर कोई जाती राय पूछे तो मैं कहूंगा कि सलमान अली आगा पाकिस्तान के लिए सबसे बेस्ट है कप्तान होते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।